देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी पारी के पास में, लेते हैं उनसे कुछ सवाल और जानते हैं बीजेपी की आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। मनीष जी नमस्कार, वर्चुअल राजस्थान में आपका स्वागत है। नमस्कार। मनीष जी, मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान की जनता भी जानना चाहेगी कि आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब और कैसे हुई, और आपने ये जो आज के समय में दो प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस बीजेपी, आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? विद्यार्थी परिषद के जमाने से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसमें कॉमर्स कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी पे, विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी पे चुनाव लड़ा और उस समय से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ गया। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते 9 साल तक कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, लॉ कॉलेज में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाई करी। उस दौरान छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया और विद्यार्थी परिषद के साथ संगठन का काम किया। मनीष जी, आप 2009 से लेकर 2014 तक उप महापौर रहे जयपुर में। आपके समय भी और वर्तमान में भी आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है। दोनों राजस्थान की प्रमुख पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन जयपुर की जो समस्या है वो टस की मस बनी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बीजेपी का बोर्ड रहा, सरकार रही, तो आप देखिए कि पहले डामर की सड़क बनती थी, अब कंक्रीट की बनती है। ऐसे ही आपने जब पहले लट्टू लगा करते थे, ट्यूबलाइट हुई, उसके बाद में अब एलईडी तक आ गए हैं। उससे बीच में पहले हेलोजन लगा करती थी। ये सारा डेवलपमेंट बीजेपी ने किया। घर घर से कचरा संग्रहण का काम बीजेपी ने शुरू किया है। ये ऊपर घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, कचरा लेकर जाते हैं। इस कंसेप्ट को बीजेपी ने यहाँ पर लाया है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको डेवलप किया है। ये जो पार्क आप समझते हैं कि 450 से ज्यादा बड़े पार्क जयपुर में है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में डेवलप किए हुए हैं। आज केवल मेंटेनेंस हो रही है, अदरवाइज ये सब निर्माण के काम, विकास के काम, सीवर लाइन के काम, सड़कों के काम, लाइट्स के काम बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। मनीष जी, आप प्रत्येक मंच पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हो कि जयपुर नगर निगम को 2 भागों में बांटा। वो जो दोनों विभाजित हुआ उसके अंदर आप आरोप लगाते हो कि वो धर्म के आधार पर उनका विभाजन हुआ वार्डों का, तो इसमें क्या तर्क है आपका? नहीं, जनरली आप देखेंगे कि हेरिटेज में जो है उसमें वार्डों की जनसंख्या में भारी अंतर है। तो मेरे वार्ड में 11,000 वोट है, तो किसी के वार्ड में 6,500 ही वोट है। और आप देखेंगे ऐसे करते हुए जो वो सब इन्होंने टारगेट तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छोटे वार्ड बनाए जहां मुस्लिम इलाके थे, और जहां पे हिंदू इलाके थे वहां बड़े वार्ड बनाए। ये दुनिया भी जानती है और उसके कारण उन्होंने अपने पार्षदों की संख्या बढ़ा ली। यहां तक कि मैंने देखा है कि 6,000 का वार्ड है और यहाँ पर 13,000 के वार्ड भी हैं। तो इसके बीच में जो इतना गैप है उसका सीधा सीधा कारण उन्होंने आबादी को, धर्म को आधार बनाते हुए किया है और उसके कारण ही इनका वोट बन गया। मनीष जी, आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस पर कि वो धर्म की राजनीति करके वार्डों का विभाजन किया। आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगता है धर्म की राजनीति करने का, इस पर आप क्या कहोगे? बिल्कुल धर्म की राजनीति नहीं करती है बीजेपी, लेकिन पीड़ितों के साथ खड़ा होती है। आप देखेंगे कि जयपुर में जो कावड़िए थे उन पर पथराव किया और उनको शास्त्री नगर थाने में बंद किया। तो और इसी तरह से सिंधी कॉलोनी में महिलाओं पर उन्होंने मारपीट करी जिन लोगों ने, और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, उन लोगों को वो वहां पे थाने में कार्रवाई नहीं हुई और वहां से उनके विधायक छुड़ा ले गए क्योंकि एक धर्म विशेष के थे। लेकिन बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने देखा जवाहरीलाल मीणा जी के लड़के पर रेप का आरोप लगा, बीजेपी वालों ने प्रदर्शन किया, इन्होंने गौरव पथ के नाम पे उनके घर तोड़वा दिए और जो चौराहे पे शिवलिंग था उसकी मंदिर को तोड़ दिया। अब जो बीजेपी तो वहां खड़ी होगी पीड़ितों के साथ। जब आपने शिव मंदिर क्यों तोड़ा, यही तो पूछा, इसमें धर्म की राजनीति क्या है? इसी तरह से जोधपुर में रातों रात धर्म विशेष के लोगों को अशोक गहलोत जी के फोन करने पर छोड़ा गया, उन पे मुकदमे भी नहीं बने। और यहाँ पर अगर हनुमान चालीसा के सामूहिक कार्य से लौट रहे छोटे बच्चों ने राम के नारे लगा दिए, उन लोगों को इन्होंने थाने में बंद कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, बीजेपी केवल पीड़ितों के साथ खड़ी होती है। मनीष जी, आपका आरोप है कि बीजेपी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। आपके तो केंद्र के बड़े जो पदाधिकारी है वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, फिर उस पर आप क्या कहना चाहोगे?
हिंदू राष्ट्र है ही है, आप समझिए बात को। जो हिंदुस्तान च प्रशक्षते, ये हिमाद्रश्य दक्षिणम और तद भारतम नाम यत्र संतति, कि जो हिमालय से दक्षिण की ओर और समुद्र से उत्तर की ओर जो प्रदेश, जो जगह है, जो भूभाग है, उसका नाम भारत है और वहां पे रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। मनीष जी, मुझे ये बताइए आप कि ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? पहले ये बताइए, कंफर्म कीजिए आप। मैंने आपको जब कहा कि धार्यति इति धर्म है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। पड़ोसी धर्म क्या होता है बताओ आप? भातृ धर्म क्या है? पितृ धर्म क्या है? पत्नी का धर्म क्या है? ये सब धर्म है। और इसीलिए मैंने आपको कहा, ये जो अज्ञान लोग हैं, जिनको लगता है ये पंथवाद में पड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम इस तरह की बात करते हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी भारत जो संविधान से चल रहा है, डेमोक्रेसी से चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। मनीष जी, आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर। हनुमान बेनीवाल, आप दोनों पे आरोप लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल का कहना है, नागौर के सांसद, कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी जनता को लूटने का काम है, राजस्थान में कोई कार्य नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? फिर हनुमान बेनीवाल को जो अभी उन्होंने, जो उनका प्रोग्राम चल रहा है हल्ला बोल, वो जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, उनमें प्रत्येक रैलियों में वो आपका और कांग्रेस पार्टी दोनों का नाम ले रही है। बीजेपी के 303 सांसद है, एक सांसद को क्या जवाब दें हम? वो दूसरी बात ये है कि वो अपना काम करते हैं, उनका काम है, उनको लगता है इससे वोट मिलेंगे, वो करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आप ये बात सोचें कि सब बात का जवाब समय समय पर दिया जाता है। जनता पसंद करती है बीजेपी को और इसी कारण से बीजेपी बढ़ती जा रही है। हमारे माननीय मोदी जी दुनिया के नेता हैं और आपने देखा किस कदर जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष है वो इनका पैर छूने तक सम्मान करते हैं। मनीष जी, आप विधानसभा चुनाव में हवा महल से तैयारी कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। आपके सामने सम्मुख कौन सी बड़ी दिक्कतें रहेगी जिनको आप विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दा बनाकर आप टिकट की दावेदारी करोगे और हवा महल के जो जनता है उनको आप लुभाने का कार्य करोगे? नहीं, देखिए, अभी जो मिनिस्टर बने हुए हैं उनके घोटाले के आरोप है, जलदाय विभाग का विषय चल रहा है, लेकिन पानी की समस्या हवा महल में 10 की 10 बनी हुई है। और जो सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज का पानी जल महल में जाके गिरता है, बदबू आती, इलाका परेशान है। जयसिंहपुरा खोर में जरा सी बारिश में पानी भर जाता है, सड़कें पूरी टूटी हुई है। 2 साल से वहां पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है अंदर। तो निवेदन यह है कि विकास से कोसों दूर है हवा महल, उसको विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का दावा है उसको पुख्ता करेंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ उस इलाके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसी कोशिश करेंगे। मनीष जी, राजस्थान में सीएम पद का चेहरा कौन होगा? प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर आपसे राजस्थान की जनता जानना चाहती है। तो सही बात तो ये है कि नेतृत्व ने तय करना है। मुख्यमंत्री के विषय पर विधायक तय करते हैं, विधायक दल का नेता कौन होगा। पहले विधायक तो बने, अभी जो विधायक हैं वो विधायक भी रहेंगे नहीं। मनीष जी, राजस्थान की जनता चेहरा जानना चाहती है कि चेहरा कौन है। मैंने आपको निवेदन किया, जो मुख्यमंत्री है वो विधायक दल का नेता होता है, अभी विधायक ही नहीं बने हैं। राजस्थान की जनता मतलब ये जानना चाहती है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, उस आधार पर वोट करते हैं। आपके पास भी क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए चेहरा नहीं है, या फिर मोदी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ोगे? निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है, आपने देखा। और जो उनकी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो पूरे दुनिया में फेमस है। मनीष जी, राजस्थान में सीएम पद का चेहरा प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर जनता जानना चाहती है आपसे। मैं आपको बताऊं कि ये समय पर सबको पता चलेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और जो मैंने बात कही है वो ये, विधायक दल का नेता विधायक ही तय करेंगे ना। जब विधायक होंगे तो विधायक दल का नेता होगा। मनीष जी, कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी के अलावा आपके पास में राजस्थान में चेहरा नहीं है, आप मोदी के नाम पर चुनाव लड़ोगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी चल रही है। इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, कांग्रेस का चेहरा तो आता ही नहीं यहाँ। अब यहाँ का चेहरा तो गहलोत जी बने हुए हैं, बाकी राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं? प्रियंका गांधी जी लड़की लड़ सकती है, गंगा नहाती है, राजस्थान में क्यों नहीं आती है? तो ये तो दिख ही रहा है चेहरा किसका है। ये चेहरे छुपा रहे हैं, हम चेहरा दिखा रहे हैं। मनीष जी, कहीं ना कहीं आंतरिक गुटबाजी जो बीजेपी के अंदर है, क्या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में?
नहीं, मैं आपको निवेदन करूं, बीजेपी के पास वैरायटी ऑफ लीडर है, बहुत सारे नेता लोग हैं, उसको आप ऐसे समझते हो कि ये सब लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, कोर कमेटी मिलकर डिसीजन करती है, सामूहिक निर्णय होता है, हम एक जैसे कदम ताल में चलते हैं टुकड़ी, तो लोगों को लगता है एक ही कदम उठ रहा है। अल्टीमेटली वो बहुत सारे लोग हैं पर एक साथ चलते हैं, और इसीलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और निरंतर बढ़ रही है। 52,000 बूथों पर हमने बूथ समिति बना दी है, अब पन्ना समितियां बन रही है, पन्ना प्रमुख तक बन गए, तो निश्चित तौर पर संगठन की ताकत चुनाव लड़ेगी और आप देखिए भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मनीष जी, पिछली बार सांसदों के चुनाव में आरएलपी से आपने गठबंधन किया, विधानसभा राजस्थान के चुनाव नजदीक है, क्या आरएलपी का और बीजेपी का गठबंधन अब की बार एक बार वापस जनता को देखना को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? हम तो जानते हैं जहाज का पंछी लौट कर जहाज पर आता है, सबका स्वागत है मित्रों का, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का काम करना चाहता है, सुशासन में भरोसा रखता है, उसका स्वागत है। मनीष जी, आपसे गठबंधन करके 2-3 साल बाद में वही सांसद साहब आपको छोड़ के चले जाते हैं और किसान आंदोलन में आप पर आरोप लगाते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये तो उनसे ही पूछो आप, जो छोड़ के गए, हम तो वहीं बैठे। नहीं तो आप गठबंधन के लिए तैयार हो वापिस विधानसभा चुनाव में? जी, मैं आपको निवेदन करूं, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा ना जिन्होंने किया था, बीजेपी छोड़ के गए थे, हमको क्या पता इस बारे में। हम तो निवेदन करना चाहते हैं कि भाजपा सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति कटिबद्ध है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है बहुत अच्छे काम हुए हैं, राजस्थान ने प्रगति करी है। मनीष जी, आपका राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आपके द्वारा संचालित है, बीजेपी पार्टी के द्वारा। आप ही दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो देश की पहलवान बेटियां हैं वो धरना देती है, आप उन पर लाठियां बरसाते हो, उनको प्रताड़ित करते हो, तो फिर आपका ये जो अभियान है ये किस स्तर का है? हम तो कुछ नहीं करते हैं, ये तो प्रशासन पुलिस करता है। अनुराग ठाकुर जी हमारे जो मिनिस्टर। मनीष जी, दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अगर आप नहीं करते हैं तो दिल्ली पुलिस को आदेश किसने दिया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो आपको राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ। ये तो माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे मिनिस्टर। मैं राजस्थान के संदर्भ में ही बात करना चाहता हूँ मनीष जी आपसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जनता ने एक बार दिल्ली के अंदर देख चुके हैं, क्या राजस्थान में भी वही सीन है? नहीं, मैं आपको निवेदन करूं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी उस समय हमने ऐसे कानून बनाए जिसमें दुष्कर्म के उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया, हमने निर्भया स्क्वाड का गठन किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए काम किए, हमारी यहाँ की महिला खिलाड़ियों को अतिरिक्त सुविधाएं दी और सारा काम किया है। अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैंने तो ये देखा है कि माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे जो खेल मंत्री हैं उनके साथ बड़े अच्छे वातावरण में बेटियों से बातें हुई है, उसके बाद वही सहमत हुए हैं और वो आंदोलन समाप्त हुआ है। मनीष जी, जो वर्तमान राजस्थान सरकार है कांग्रेस की सरकार है उसका हो गया, अब वो देख ही रहे हो आप, भ्रष्टाचार में नंबर 1, दुष्कर्म में नंबर 1, यहाँ पे झूठ के पुलिंदे हैं, किसानों को धोखे दिए हैं, युवाओं को झूठ बोला है, और उसके बाद भी ये कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गई है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन है उसके तहत भारत की जो पूरी जगह पर उन्होंने जांच करी है, उन्होंने सर्वे किया है, उसमें राजस्थान को नंबर 1 दिया है। आप समझ सकते हो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो कोरोना काल में भ्रष्टाचार करते हैं, 3 मिनिस्टरों को हटाया जाता है, बाद में उन्हीं को बना दिया जाता है इंचार्जेस, और रघु शर्मा जी मंत्री से हटाए गए, जो अभी यहाँ पर आपने देखा डोटासरा जी के लिए मंत्री से हटाए गए। उनको पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपको क्या भ्रष्टाचार करना पड़ता है, इसके कारण ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं, सब शिक्षकों ने कहा कि हमको पैसे देने पड़ते हैं, उनको हटा दिया, बाद में कांग्रेस का मुखिया बना दिया। इसी तरह से जो यहाँ पर मिनिस्टर थे, खान के मंत्री थे, उन्होंने 10,000 करोड़ की खान 500 करोड़ में बेच दी, उनको वहां पे पंजाब का मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री को बनाया, पंजाब का प्रभारी बना दिया, उनको गुजरात का प्रभारी बना दिया, इनको राजस्थान का प्रमुख बना दिया। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो भ्रष्टाचार करने पर हटाए जाते हैं, वही कहीं लगा दिए जाते हैं। वर्चुअल राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद।
आप अगर पेज पर नए हो फेसबुक पर तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।